नमस्कार सभी को। मैं मदन लाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ फ्यूचर पॉइंट YouTube चैनल पर। जो मेरे प्यारे भैया बहन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लेके आए हैं संपूर्ण अंक गणित। वो भी बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से अपने जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक जाएंगे। जिन भैया बहनों को मैथ से डर लगता है कि मैथ पता नहीं कितनी कठिन होती है, वो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ को अपने बिल्कुल आसान बना देंगे। और आज हम शुरू करते हैं अपने मैथ की पहली प्रश्नावली। उसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। चलो एक अपने नोटबुक निकालो और पेन ले लो, साथ साथ में नोट करते जाना। यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल, बिल्कुल कहीं भी डरने की दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं अपने संख्या पद्धति में। सबसे पहले अपने संख्याओं से शुरू करते हैं। तो इसमें एक नंबर अपने होता है प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? यानी वे संख्या जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, यानी कि वो चलती ही जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस प्रकार अनंत तक जाती है। और जो अपनी प्राकृत संख्या होती है इसको n से दर्शाते हैं, यानी व्यक्त किससे करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में अपने 2 नंबर की है पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिस प्रकार प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख, 2 लाख, यानी कि चलती ही जाती है अनंत तक, उसे तो अपने प्राकृत संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार चलती जाती है, वो भी अनंत तक जाती है। और इसे हम W से व्यक्त करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और अब अपने पढ़ते हैं सम संख्या। देखो इन्हें नॉर्मल बातों का अपने को ज्ञान होना चाहिए। अब सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनका इकाई का अंक, यानी कि जो इकाई अंक होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। यानी कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी सम संख्याएं होती है। होती या कहलाती है। यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी सम संख्याएं कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 24, तो इसमें इकाई अंक के जगह क्या आ गया? 4, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। जिस प्रकार 132, इसमें इकाई के जगह 2 आ गया। और 144, इसमें भी क्या इकाई के स्थान पर 4 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है, वो सम संख्या कहलाती है। इसके बाद में अपने 4 नंबर पर है विषम संख्या।
देखो विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसका इकाई का अंक एक, दो, सॉरी, एक, तीन, पांच, सात और 9 होता है, वे विषम संख्याएं कहलाती है। यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? जो इकाई के स्थान पर होता है, इकाई अंक एक, तीन, पांच, सात, 9 हो, वे सभी विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 137, 141, 139, इस प्रकार बहुत सी संख्याएं होती है। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी के समझ में आया। यानी कि सम संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी सम संख्याएं कहलाती है। और जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे विषम संख्याएं कहलाती है। सभी के समझ में आया? तो इसको थोड़ा उतार लो, नोट कर लो, फिर अपना आगे चलते हैं। चलो, देखो पूर्ण संख्या हो गई थी, प्राकृत संख्या हो गई, सम हो गई, विषम हो गई। अब अपने पढ़ते हैं भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। जिस प्रकार देखो, कैसे अपने ये 12 लिख लिया, तो 12 में देखो किसका भाग जा रहा है? 12 में 1 का भी जा रहा है, 12 के अंदर 2 का भाग भी जा रहा है, 12 के अंदर 3 का भाग भी जा रहा है, 12 के अंदर 4 का भाग भी जा रहा है, 12 के अंदर 6 का भाग भी जाता है, और 12 के अंदर 12 का भाग भी जाता है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 2 से अधिक संख्या हो गई। वे संख्या जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। और उसी के प्रकार अपोजिट देखो, इस प्रकार मैंने लिख दिया 7। देखो 7 में 1 का भाग जाएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा, 1 का जा रहा है या उस खुद स्वयं का ही जा रहा है। जिस प्रकार 13, देखो 13 में 1 का भाग जाता है, और 13 में 13 का ही भाग जाता है। तो यानी कि जिस संख्या में 1 या स्वयं का भाग जाता है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। और जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाती है, वो कहलाती है भाज्य संख्या। चलो लिख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। देखो वे संख्या जिनमें दो से अधिक संख्याओं का दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है।
जिस प्रकार देखो ये 4 हो गया, 4 में देखो 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है। इसके बाद में 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 और इस प्रकार चलती जाती है, बहुत सारी संख्याएं होती है। इसके बाद में देखो ए भाज्य संख्या, ए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? या तो एक का पहाड़े में आती है या स्वयं के पहाड़े में आती है, या तो एक की टेबल में आएगी या स्वयं खुद की ही टेबल में आती है, जिसमें एक या स्वयं का ही भाग जाता है या एक या स्वयं से ही विभाजित होती है, वे ए भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्या जिनमें एक या स्वयं का ही वे संख्या, या तो यहां लिख दो, वे संख्या जो एक वे स्वयं से ही विभाजित होती है, वह ए भाज्य संख्या कहलाती है। देखो उदाहरण जैसे 13 लिख दिया, 13 देखो या तो एक की टेबल में आती है या 13 के टेबल में ही आती है, यानी कि इसके दो गुणनखंड होते हैं, या तो एक या खुद स्वयं। ठीक है, इसके बाद में 17, 19, 23 आदि बहुत सारे होते हैं। इसके समझ में नहीं आया भाज्य और ए भाज्य। ठीक है, यानी कि जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में एक या स्वयं का ही भाग जाता है उन्हें ए भाज्य संख्या कहते हैं। नोट करो। चलो इसके बाद में अपने 7 नंबर देखो, अपने प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम हो गई, विषम हो गई, भाज्य, ए भाज्य, और अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक बार अपने सीधा लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे जैसे प्रश्नावली आएगी उसके अंदर अपने बहुत ही अच्छी तरीके से परिमेय संख्याओं को हल करेंगे, उनके जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। तो आज अपने परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तथा Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है।
जैसे -3/7, 4/5, 0/6, -3/8 आदि संख्याएं। इसके बाद में होती है अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्या वह सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अप्रिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5 आदि। देखो जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अप्रिमेय संख्या कहते हैं। जिस प्रकार √2, √3, √5 आदि संख्या। एक अपने गणित का चिन्ह होता है जिसे हम बोलते हैं पाई। देखो पाई खुद तो क्या होता है, अप्रिमेय संख्या है। क्या है, अप्रिमेय, परंतु जो इसका मान होता है वो होता है 22/7। तो ये 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होती है। 22/, चलो मैं इसको आगे लिख देता हूं। जिस प्रकार जो पाई का मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है ना। पाई खुद तो अप्रिमेय संख्या है, परंतु जो इसका मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में देखो जो √2 होता है, √2 का मान क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा लिख लेते हैं। √2 का, √3 का, ये थोड़े याद रख लेना, अपने आगे काम आएंगे। देखो √2 का मान होता है 1.414। इसके बाद में √3 का मान होता है 1.732 और √5 का होता है 2.236। ओके, समझ में आया एक बात। चलो ठीक है, ये अपने लिख लो, उतार लो, इसको नोट करो। चलो उतारा, नोट किया, साथ साथ में नोट करते जाओ। फिर अपने ये थोड़ा बेसिक सा है, नॉर्मल सा, उसके बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रश्न हल करेंगे। यानी कि अपने को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इन शब्दों के बारे में। भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अपने संख्याएं होती हैं काल्पनिक और अकाल्पनिक। काल्पनिक संख्या, देखो काल्पनिक संख्याएं जो हम लिखते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जिसे हम पढ़ सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये तो होती है काल्पनिक संख्याएं। और फिर अपने अकाल्पनिक, देखो अकाल्पनिक जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि ये संख्या क्या लिखा हुआ है। जिस प्रकार देखो
जिस प्रकार -√3, -√5 और -√7, इस प्रकार की संख्याएं एक काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में अपने 11 नंबर आगे अपने हैं अग्रवर्ती। अग्रवर्ती संख्या या इसे उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है उत्तरवर्ती। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अग्रवर्ती या उत्तरवर्ती। और इसके बाद में होता है अपने पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार आपसे कह दे 123 की उत्तरवर्ती संख्या, तो देखो इसमें क्या करना है, जो 123 है इसके जस्ट आगे आने वाली कौन सी संख्या है, 124। और पूर्ववर्ती पूछे यानी कि इससे पहले क्या थी, अग्रवर्ती यानी आगे बढ़ना, एक अंक आगे बढ़ना, यानी 123 में एक हमारे को जोड़ा तो 124 प्राप्त हो गया। और हमारे से पूछे कि 123 का पूर्ववर्ती यानी इससे पहले क्या आता था, इससे पहले आएगा 122। 123 की पूर्ववर्ती संख्या, तो ये अपना हो गया 122। देखो उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। मैंने सभी संख्याएं लिखवा दी है। अब अपने इन संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। तो ये थोड़ा सा उतारो, नोट करो, इसको उतारो। ये संख्याओं के बारे में अपने थोड़ा बातें पढ़ लिए। अब इसके प्रश्न हल करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और शिखर तक जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वही प्रश्न अपने करवाएंगे, सभी प्रश्नावली करवाएंगे, एक भी प्रश्नावली नहीं छोड़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी प्रश्नावली हो। उतारो, जल्दी उतारो। चलो अब अपने पढ़ते हैं भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली या जिसे बोलते हैं दशमिक प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक गणना प्रणाली, या जिसका दूसरा नाम है दशमिक प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली, तो इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए दस संकेतों का प्रयोग करते हैं। 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है।
जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अपने 10 अंक होते हैं जिसे दशमिक प्रणाली कहते हैं। इन अंकों से हम कितनी ही बड़ी संख्या बना सकते हैं। छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बनाती, इन्हीं अंकों से हम कितनी ही बड़ी या छोटी संख्या बनाते हैं। चलो देखो कैसे बनते हैं। यदि हमारे को कह दे कि देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी पूछ सकता है। जिस प्रकार अपने से कह दे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। देखो बड़ी से बड़ी लिखेंगे तो इन दशमिक यानी 10 अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। तो 9 को हम 4 बार लिख देंगे, 1, 2, 3 और 4। यदि हमारे से कहता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ तो हम 9 को 5 बार लिख देते। और यदि कहता 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 यानी 99 होगी। और यदि ऐसा कह दे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, चार अंकों की छोटी से छोटी, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? आप बोलोगे सर 0, क्योंकि 0 0 लिखने तो वो 0 हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो अपने क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 के पीछे 0 लगाएंगे। ये 2 अंक हो गए, 3 अंक और 4 अंक। यानी कि छोटी संख्या लिखने के लिए जितनी अंकों के बोले उतने 1 के पीछे 0 लगाएंगे और उनको जोड़ेंगे। तो अपने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इसी प्रकार कह सकता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब इनमें कैसे पूछता है प्रश्न कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल बताओ, उनका अंतर बताओ। तो वैसे प्रश्न अपने आगे हल करेंगे। और दूसरा देखो क्या कहता है, जैसे कोई हमारे को अंक दे देता है कि 5, 3, 8, 0, 7। इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी वे छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो देखो अब देखो 5, 3, 8, 0 और 7 यानी 5 अंक है। तो बड़ी संख्या बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, और छोटी संख्या। देखो बड़ी संख्या बनाने के लिए जो सबसे बड़ा अंक होता है वो आगे रखेंगे। ये हो गया अपना सबसे बड़ा अंक है, इसमें 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 0। अब देखो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए तो सबसे छोटा अंक, अब आप यदि कहोगे सर कि अपने ऐसे लिखोगे आप 0, 3, तो ये तो 3 ही बना, 0 आगे नहीं आएगा। यानी कि 0 को हम क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे। 3, 0, 5, 7 और 8।
समझे? यानी कि जीरो को आगे नहीं रखना है। कहोगे सर आपने कहा था छोटी संख्या पहले लिखोगे फिर बड़ी, ऐसा नहीं करना है। जीरो को एक अंक छोड़ के बाद में लिख देना है। तो समझ में आया बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनती है। उतारो फटाफट, नोट करो इन बातों को। चलो अब अपने आगे प्रश्नों की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। देखो इसमें अब हमारे से क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, देखो किस प्रकार वो हमारे से पूछेगा। एक से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो 1 से 20 तक, 1 से 100 तक, 100 150 तक, 100 200 तक, यानी कि वो कितने तक ही अंक दे सकता है। तो इसके लिए अपने पास में एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? n गुणा n प्लस 1 बट्टे में 2। ये अपने सूत्र होता है जिससे हम हर बार करते हैं, परंतु हम इस सूत्र से नहीं करके अपने एक बढ़िया सा सूत्र लेते हैं। वो सूत्र क्या होता है? संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे में 2। तो ये अपने प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो इस सूत्र से देखो जो n है, n का मान क्या होगा? जो संख्या दे रखी है ना, ये वाली n का मान होगा ये अपने जो दे रखी है, यानी कि 20 तक प्राकृत संख्या ज्ञात करो, तो ये n का मान होगा। तो चलो करते हैं, चाहे इस सूत्र से करो उस सूत्र से करो, ये थोड़ा याद रखने में आसान है। संख्या गुणा अगली संख्या, तो इसमें संख्या क्या हो गई? देखो 20, 20 के आगे आने वाली संख्या क्या होती है? 21 बट्टे में 2। 2 के पाड़े से ये कट गया 10 बार, और 10 गुणा 21 कितना हो गया? 210। ओके, समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर रहे हो और समझ में भी आ रहा होगा। खुद भी हल करना। चलो उतारा, इसके आगे क्वेश्चन देखो, फिर एक और देता है, करके बताओ फटाफट। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसमें देखो वही सूत्र, संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे में 2। तो देखो संख्या क्या हो गई? 50, इसके जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी? 51 बट्टे में 2। 2 के पाड़े से ये कटा 25 बार, और 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 करो 1275, यानी 1275। तो ये अपने आया। देखो प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे में 2। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। देखो अभी अपने
किया था प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना। अब अपने पढ़ेंगे कि विषम संख्याओं का योगफल कैसे प्राप्त होता है। तो वो अपने देखो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। हमारे को कह दे 21 से 40 तक प्राकृत संख्या का देखो 21 से 40 तक। अब हमारे को दिया क्या है, उसने ऐसा नहीं किया है कि 1 से 40 तक याद करो, उसने हमारे को कहा है कि 21 से 40 तक। कहां तक करना है? 21 से 40 तक। तो देखो थोड़ा इसको समझो कैसे हल करेंगे। कि मान लो कोई 5 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5 और चलो 6 वस्तुएं। कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 और 6 वस्तुएं। अब हमारे को ऐसा कह दे कि 3 से 6 तक याद करो। कहां तक कह दिया? कि ये जो 3 से ये 3 से 6 तक का योगफल ज्ञात करो। तो अपने कैसे करेंगे? पहले तो सभी का इकट्ठा कर लोगे एक साथ में। एक साथ में कैसे करोगे? कि 1 से 6 तक, तो वही संख्या गुणा अगली संख्या। तो क्या हुआ? 6 गुणा 7 बट्टे में 2, इसे ये कटा 21 आया। फिर इन दोनों का ज्ञात करो, यानी कि 3 से 6 तक तो ये कर दिया था, यानी 1 से 6 तक हो गया। अब इन दो संख्याओं का ज्ञात करो और फिर इसमें से घटा देंगे। तो 1 से 2 तक, तो 2 गुणा 3 बट्टे में 2, यानी कि संख्या गुणा अगली संख्या क्या हुआ? 3 प्राप्त हुआ। अब हमारे को ज्ञात करना है 3 से 6 तक। तो 3 से 6 तक कितना हो जाएगा? 21 में से 3 गया 18। समझ में आया इस तरीके से? अब देखो, अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 से 40 तक, 1 से 40 तक का योगफल ज्ञात कर लेंगे, यानी कि संख्या गुणा अगली संख्या, संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे में 2। तो संख्या गुणा अगली संख्या, देखो संख्या कौन सी हो गई? 40, इसके आगे वाली संख्या 41 बट्टे में 2, 2 के पाड़े से ये कटा 20 बार, और 20 गुणा 41 कितना हो गया? 20 गुणा 41 820। अब देखो 1 से 40 तक हो गए। अब हम 1 से 20 तक याद करेंगे। एक से 20 तक, 1 से 20 तक यानी कि संख्या गुणा अगली संख्या 20 गुणा 21 बट्टे में 2, 2 के पाड़े से ये कटा 10 बार, और ये हो गया 10 इंटू 21 210। 210 प्राप्त हुआ। अब अपने क्या करना है कि हमारे से पूछा है 21 से 40 तक, 21 से 40 तक पूछा है, तो इसमें से ये घटा दो गया। तो कितना प्राप्त हुआ? उसमें से निकाल दो, घटा दो फटाफट। 0 1 और 6, यानी कि अपने प्राप्त हो गया ये 630। 600 कितना हो जाएगा अपने? ये 610। समझ में आया? उतारो इसको।
उतारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब आगे क्वेश्चन प्राकृत संख्या पूछा था। अब हमारे से पूछ सकते हैं कि विषम संख्या बताओ। प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो, पहले अपने सूत्र क्या था? संख्या गुणा अगली संख्या। चलो इसको देखो सूत्र से करते हैं। उसमें अपने कौन सा सूत्र लेके आया था कि n गुणा n प्लस 1 बट्टे में 2। तो ये तो किसका था? प्राकृत संख्याओं का योगफल। और इसके यदि बट्टे में से 2 हट जाए ना, तो ये बन जाएगा सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? संख्या गुणा अगली संख्या। ये इस सूत्र से अपने करेंगे। ठीक है, तो संख्या कौन सी है? n। लास्ट संख्या कौन सी है? 40। तो ये हो गया अपना 40 गुणा 41। 40 गुणा 41 कितना हो जाएगा? 40 को 41 से गुणा करो, 4 चौक 16, 100, 1 मिनट, ये अपने हो जाएगा 4 चौक 1640। यानी कि ये अपने हो गया 1640। देखो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बट्टे में अपने 2 लिखते थे और सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो बट्टे में 2 नहीं लिखेंगे। चलो एक प्रश्न आप मेरे को करके बताओ। प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखो वही सेम सूत्र, संख्या गुणा अगली संख्या। इस सूत्र में मान रख दो, संख्या कौन सी हो जाएगी? 30 गुणा अगली संख्या 31। 30 को 31 से गुणा कर दो फटाफट, यानी कि अपने हो जाएगा 930। उम्मीद करता हूं कि आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना अच्छी तरीके से याद हो गया। अब अपने आगे 1-2 प्रश्न और करते हैं इसी आधारित। ये प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हुआ। अब अपने सम संख्या पढ़ा और अब पढ़ेंगे विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ ले, प्रथम 55 विषम संख्याओं का प्रथम 55 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जैसे अपने सबसे पहले क्या किया था, इधर लिखो थोड़ा। देखो सबसे पहले अपने प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात किया। किसका किया था? प्राकृत का। फिर अपने सम का, और अब अपने पढ़ रहे हैं विषम संख्याओं का योगफल। इसमें ध्यान रखना, देखो प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करते हैं तो अपने क्या सूत्र लगाया था? संख्या गुणा अगली संख्या। बट्टे में 2।
परंतु जब सम संख्या का ज्ञात किया था तो क्या होगा, ये बट्टे से 2 हट जाएगा, तो उसमें सूत्र क्या बना, संख्या गुणा अगली संख्या। ठीक है, यानी कि पहले जो प्राकृत संख्या थी उनका योगफल ज्ञात करते, संख्या गुणा अगली संख्या बट्टे में 2। तो जैसे सम संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे तो ये 2 बट्टे से हटा देंगे, और विषम संख्या का ज्ञात करेंगे तो अपना ये 2 क्या चला जाएगा, ये स्क्वायर यानी घात के रूप में चला जाएगा, यानी संख्या स्क्वायर। समझ में आया? तो ये अपने थोड़े याद रख लेना, ये अपना बॉक्स थोड़ा सा बना लेना, ये 3 सूत्र है। यानी कि अब अपने क्या करेंगे, हल्के से करोगे इसको, यानी कि इसके विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना, विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या स्क्वायर। तो संख्या क्या है, 55 स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 55 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 30, 25 और 6 15 30। अब आपके मन में विचार आया होगा कि सर आपने फटाफट ऐसे वर्ग कैसे कर दिया। तो इसके लिए देखो, अपने जिसका इकाई अंक 5 होता है, कितना होता है, इकाई अंक जिसका 5 होगा, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, इधर देखो थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूं। यानी कि जिस संख्याओं का इकाई अंक अपने 5 होता है, जिस प्रकार अपने 55 का स्क्वायर ज्ञात करना, 65 का स्क्वायर ज्ञात करना, और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसका इकाई अंक 5 होता है, जिस प्रकार 85 का स्क्वायर और अपने हो जाता है 105, यानी जिसका इकाई अंक 5 होता है। तो इसके लिए अपने क्या करोगे, अब देखो ढंग से देखना, ये 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25, इसका भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25, यानी इस 5 का पीछे वाले 5 का आपने किया तो 25 हो गया। अब देखो, अब अपने क्या करते हैं, ये जो 5 है ये वाला, इसके 5 के जस्ट आगे कौन सी संख्या आती है 6, तो 5 6 का 30, तो ये हो गया अपना 30। अब ये कितना था 6, 6 के आगे कौन सी संख्या आती है 7, तो 7 6 का 42। ठीक है, अब ये 8 है, 8 के आगे कौन सी संख्या आती है 9, तो 8 इंटू 9 कितना होता है 56, 8 इंटू 9 56, और 10 गुणा 11 कितना होता है 110। ये देखो, ये थोड़ा सा याद रख लेना, 1-2 बार करोगे तो आपके ये याद हो जाएंगे। सॉरी 8 निमा, मैंने थोड़ा सा 8 निमा 72। अब उतारो इसको, उतारा, चलो ठीक। इसके बाद में देखो अपने से पूछते हैं बिल्कुल सरल, 124 गुणा 132 गुणा 184 गुणा 105 का इकाई अंक क्या होगा। देखो इसमें इकाई अंक क्या होगा, देखो अपने गुणा करने बैठ जाएंगे कि 124 का गुणा 132 से करो, 132 का गुणा 184 से करो, जो आए गुणनफल उसका फिर 105 से, तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अपने क्या करेंगे, सभी का इकाई अंक देखेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है 5, इस संख्या में इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 4। तो देखो 5 का गुणा किया आपने 4 से, तो 4 5 जा 20 हो गया। तो फिर इसका इकाई अंक क्या है 0,
तो 0 का गुणा किया 2 से, तो ये चलो एक बार रुको, अपने क्या करते हैं, थोड़ी संख्या चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह अपने 3 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 3 का पहाड़ा 4 बार बोला 12, 12 का इकाई अंक 2, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार बोला 4, फिर 4 का पहाड़ा 4 बार बोला 8, तो लास्ट में अपने कितना आया 8, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 8। चलो अब आप बोलोगे कि सर वहां 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका इकाई अंक 0 हो गया तो सभी का क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन अपने और करते हैं। 171 गुणा 172 गुणा 173 गुणा 174 गुणा 176 का इकाई अंक, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 3, इसका 2 और इसका 1। तो देखो 6 का पहाड़ा 4 बार बोला, कितना हुआ, 6 को 2 12, 3 6 18, 4 6 24, 24 का 4, इस 4 का पहाड़ा आपने 3 बार बोला, कितना हो गया 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 का पहाड़ा 2 बार बोला, कितना हो गया 4, 4 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, कितना आएगा 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 4 होगा। उतारो फटाफट, जल्दी करो, उतारा। चलो आगे क्वेश्चन देखो। अब ये तो बिल्कुल सरल था, 25 की घात 186 का इकाई अंक क्या होगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, 125 की घात है 186 का इकाई अंक क्या होता है। इसमें देखो अपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 3-4 स्टेप है, बहुत ही अच्छी तरीके ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो घात होती है ना उसमें 4 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 4 का, तो घात में अपने भाग दिया 4 का, 4 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा या तो 0, 1, 2 और 3 तक, और फिर क्या करेंगे, शेषफल को इकाई अंक की घात लगा देंगे, क्या करेंगे 2 नंबर पर शेषफल का क्या करेंगे, इकाई अंक की घात, शेषफल को इकाई अंक की घात। और यदि शेषफल 0 आ जाए, तो यदि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 हो तो घात 4 लगाएंगे, घात बराबर 4 होगी। चलो देखो अब ये बात थोड़ी सी ध्यान देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो घात है उसके अंदर 4 का भाग देंगे, यानी कि 186 जो इसकी घात है ना, इसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, इधर देके देख लो, देखो 186 में 4 का भाग, 4 चौके 16, हासिल वंश के 2 और 26, 4 चौक 16, 5 चौका 20, 6 चौका 24, तो शेषफल कितना बचा 2, कितना शेषफल बच रहा है 2। तो अब इसको क्या करेंगे, जो इसका इकाई अंक क्या है 5, तो 5 की घात हो गई 2, यानी 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, और इसका इकाई अंक क्या होगा 5।
समझ में आया? यानी कि घात में सबसे पहले 4 का भाग देंगे और जो शेषफल बचता है उसको क्या करेंगे, जो इसका इकाई अंक है ना उसका, जिस प्रकार शेषफल अपना कितना बचा, शेषफल बचा 2, तो इस 2 को क्या कर दिया, इस इकाई अंक की घात लगा दिया और फिर इसको हल किया तो 5 गुणा 5 यानी 25 हो गया और 25 का इकाई अंक क्या हुआ, 5 हुआ। तो इसी प्रकार एक प्रश्न अपने और करते हैं, देखो और कोई लिख लेते हैं। जिस प्रकार 784 की घात अपने लगा देते हैं, ठीक है, का इकाई अंक, देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो घात होती है उसमें 4 का भाग दिया, कितने का दिया, 4 का भाग। चलो इधर दे के देखते हैं, भाग 584 में 4 का भाग गया एक बार, बचा 1, 4 चौके 16, बचा 2, 6 चौका 24। देखो शेषफल कितना बच रहा है, 0। अभी मैंने बताया था यदि शेषफल 0 हो तो घात 4 लगाएंगे, यानी कि अब शेषफल तो कितना आया, 0 आया। शेषफल कितना हुआ, शेषफल आ गया 0, 0 आया तो ये जो इकाई अंक है ना, कौन से वाला, ये, इसकी घात कितनी लगा देंगे, 4। तो आपको पता है कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 तो कितना हुआ, 16 गुना 16, 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। अब देखो 256 में इकाई अंक क्या हुआ, 6, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, चलो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं अपने अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ में, बढ़िया तरीके से इसी प्रश्नावली के पूरे प्रश्न हल करेंगे। तो बने रहना अपने YouTube चैनल पर, मैथ फ्यूचर पॉइंट, YouTube चैनल का अपने नाम है मैथ फ्यूचर पॉइंट। इस पे आपको पूरी प्रश्नावलियां मिलेगी, अंक गणित की जितनी भी गणित में प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है सभी की सभी प्रश्नावलियां अपने मैथ फ्यूचर पॉइंट पर आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से और ट्रिक से हल की हुई। धन्यवाद।